Hello and welcome to EduBridge IAS. This is the third lecture in our modern history series, and today we are going to be talking about the Carnatic Wars. Once this lecture is uploaded on YouTube, you can find the study material in the description. Right. आज हम क्या कवर करेंगे उसका ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि कर्नाटिक वॉर्स क्या थे, कब हुए और क्यों हुए. Then we are going to look at the larger background behind the Carnatic Wars. Then individually हम first, second and third Carnatic Wars को देखेंगे, उनके causes, outcome और significance को. Then in the end we are going to look at the causes why the British succeeded or the French failed. ठीक है? So without any further delay, let us begin. सबसे पहले हमें देखना है इंट्रोडक्शन में हम ये जान लेते हैं कि कर्नाटिक वॉर्स इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में हुए. बिटवीन विच पावर्स? बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच. अब ब्रिटिश और फ्रेंच ने 3 वॉर्स लड़े. दे आर नोन एज द एंग्लो फ्रेंच वॉर्स और द कर्नाटिक वॉर्स. अब ये कर्नाटिक है क्या? सो इट इज द टर्म दैट वाज यूज्ड बाय यूरोपियंस to refer to the Coromandel coast and its hinterland. It includes the regions of modern-day coastal Tamil Nadu and modern-day coastal southern Andhra Pradesh. इस मैप में आप देख सकते हैं. तो ये जो ग्रीन में शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, दिस वाज द कर्नाटिक. यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इसमें मॉडर्न डे कोस्टल तमिलनाडु और मॉडर्न डे सदर्न कोस्टल आंध्र प्रदेश इंक्लूडेड होंगे. अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम भी मार्क्ड हैं. फॉर एग्जांपल मद्रास, फोर्ट सेंट थॉम, पौंडीचेरी, फोर्ट सेंट डेविड, कडलोर, ये आर्कट है, एटसेट्रा. ये सारे आप आगे चलेंगे तो आपको मेंशन करे जाएंगे. ठीक है, तो जस्ट कीप दिस मैप इन माइंड कि ये किस रीजन में वॉर्स हुए हैं. अच्छा, क्यों हुए वॉर्स? These wars were the result of the evolving situation in Europe. So situation यूरोप में जिस तरह से इवॉल्व हो रही थी, इंडिया में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा था. फॉर एग्जांपल, अगर ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज भी एक दूसरे से लड़ रही थी. सेकेंडली, द इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रेडिंग इंटरेस्ट इन इंडिया. तो एज द ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रेड एक्सपैंडेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उनके बीच में टेंशन बढ़ने लग गया, फ्रिक्शन बढ़ने लग गया. इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ. एंड थर्ड वाज दैट द अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल इंटरवेंशन प्रेजेंटेड बाय द ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी ऑफ नेटिव पॉलिटिक्स इन इंडिया. सो बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर रहा था और स्मॉल रीजनल किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे. इन स्मॉल रीजनल किंगडम्स में एक दूसरे के बीच छोटी मोटी डिस्प्यूट्स होती थी. अब यूरोपियंस के पास फायदा ये था कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी सुपीरियर थी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे स्टार्टेड इंटरवीनिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स टू गेट सम टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल कंसेशंस. अब देख लेते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या था. सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था दैट द फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियन ट्रेडिंग पावर टू कम टू इंडिया. सो फ्रांस हैड बीन अ लेट कमर टू द इंडियन ओशन ट्रेड. फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कब एस्टैब्लिश करी थी? इन 1674. राइट. अच्छा, मेजर फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया कौन कौन से थे? पौंडीचेरी, कारिकल एंड यनम ऑन द कोरोमांडल कोस्ट. कोरोमांडल कोस्ट इज द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. जो कर्नाटिक बोल रहे हैं उसी को कोरोमांडल कोस्ट बोला जाता था. द वर्ड कोरोमांडल इज एक्चुअली अ करप्शन ऑफ द वर्ड चोलामंडलम. अब अंग्रेजों को चोलामंडलम बोलना नहीं आया तो उन्होंने बिगाड़ के इसको कोरोमांडल कर दिया. ठीक है. इसके अलावा they had a factory at Chandarnagar in Bengal and in Mahe on the Malabar coast, Kerala में. ठीक है, right. So these were the French strongholds in India. On the other hand, the British strongholds included Bombay, Madras and Calcutta. Clear है? अच्छा, up to the middle of the 18th century, British and French companies had existed in relative peace in India for more than 70 years. So अप टू द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी इन दोनों के बीच में छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती रहती थी, लेकिन कोई लार्ज स्केल वॉर नहीं हुआ था. एंड ये तब था जब ड्यूरिंग द 70-year पीरियड बिफोर द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी
ब्रिटेन और फ्रांस ने एक दूसरे से बहुत बिटर लड़ाइयां लड़ी थी, इवन दो ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड बीन एट वॉर विद ईच अदर फॉर अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दैट पीरियड. ओके, आगे देखिए. Neither side had attained any political power, nor did they participate in the Indian politics during this period. लेकिन both the sides maintained troops in order to protect their commercial interests. आपने previous lecture में देखा था that there were number of battles which were fought between the European trading companies, that is the Portuguese, the Dutch and the British. तो इसकी वजह से from the very beginning the European trade in the Indian Ocean had been an armed trade. तो एक tradition था army maintain करने का, and this is going to play a major role in the future. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब देखो क्या हुआ. The Mughal Empire had started disintegrating rapidly after the death of Aurangzeb in 1707. So Aurangzeb की डेथ के समय मुगल एम्पायर at the peak of its territorial extent था, लेकिन immediately after his death the empire had started disintegrating. This process was accelerated after Nadir Shah of Persia laid waste to Delhi in 1739. So Persia से एक invader आया, Nadir Shah. He raided Delhi and completely sacked it. So this had given a huge blow to the prestige of the Mughals. It had exposed the weakness of the Mughals to all the powers in India. इसकी वजह से क्या हुआ? A number of the provinces of the Mughal Empire, तो उन provinces को सूबास बोलते थे, they started exerting autonomy. And the former Mughal governors, जितने इनके सूबेदार थे, जिनको नवाब या निजाम के टाइटल्स मिले हुए थे, they started behaving like sovereign rulers. तो nominally नाम के लिए तो they still obeyed the Mughal emperor, लेकिन actually में they ruled like independent rulers. This led to the emergence of a number of small kingdoms on the grave of the Mughal Empire, and these were constantly engaged in territorial and dynastic disputes. इसके अलावा Marathas had also emerged as a major force, and they had been driven by the vision of creating a pan-Indian empire. तो Marathas का vision ये था that they would be the successors of the Mughals in creating a pan-India empire. Clear है? Right. The military strength of the Europeans put them in a unique position. कैसे? On the basis of their military strength, they could pledge their support to the small rajas and nawabs in their disputes with each other. And इसके बदले में इनको क्या मिलेगा? They would get some political and territorial concessions. हो सकता है कुछ territory भी मिल जाए, हो सकता है कुछ trade में privileges मिले, etc. Right? Okay. सेकेंडली देखो क्या हुआ. पहला तो हमने देखा कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लग गया था, उसकी वजह से कई सारे छोटे छोटे राजाज और नवाब्स इमर्ज हो गए थे और ये एक दूसरे में लड़ रहे थे. सो दिस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रिटिश एंड फ्रेंच टू इंटरवीन. सेकेंडली, अभी तक ब्रिटिश और फ्रांस का जो ट्रेड था इंडिया में, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अब बाय द मिडिल ऑफ द 18th century the volume of the British and French trade had swelled up. तो यानी कि the stakes were very high. तो जितने high stakes होंगे उतना बड़ा risk है. That is why it became more prudent to defend this valuable trade through war. अच्छा, आपको कुछ figures बता देते हैं. The value of British trade was more than 10% of the entire public revenue of Britain at the time. तो इंडिया से ब्रिटेन का जो ट्रेड था वो एंटायर ब्रिटिश रेवेन्यू का 10% से भी ज्यादा था उस समय. हालांकि फ्रेंच ट्रेड का वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ा था. ओवर द पास्ट 20 years it had grown 10-fold, यानी कि 10 गुना बढ़ा था. इट वाज स्टिल हाफ ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज ट्रेड, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा था. सो द ब्रिटिश फेल्ट थ्रेटेंड. अच्छा, सेकेंडली, although private trade of the employees of the company had been profitable, that of the companies itself was suffering. तो देखो, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज होते थे, ये प्राइवेटली भी बिटवीन इंडिया एंड यूरोप ट्रेड कंडक्ट करते थे, विच वाज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द कंपनी, लेकिन ये अनऑफिशियली करते थे, इलीगली करते थे. दैट ट्रेड हैड बीन वेरी प्रॉफिटेबल, लेकिन जो कंपनी का ट्रेड था वो सफर कर रहा था बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ लीकेजेस एंड करप्शंस. तो इन्होंने क्या किया?
Instead of trying to reform the commercial practices of the companies, यानी कि कंपनी के कमर्शियल प्रैक्टिसेस में इंटरनल रिफॉर्म्स लाने के बजाय both these companies blamed each other for their misfortune. तो अपने खराब बिजनेस के लिए इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाला. Both of them were convinced that their commercial success depended upon creating a monopoly by destroying the trade of their rivals. तो अंग्रेज चाहते थे कि फ्रेंच का इंडियन ट्रेड डिस्ट्रॉय कर दें, और फ्रेंच भी कन्वर्सली चाहते थे कि इंडिया से ब्रिटिश को बाहर निकाल दिया जाए. एंड दैट इज व्हाई वॉर बिकेम इनएविटेबल बाय द मिडल ऑफ द 18th century. आगे देखिए, द एक्टिविटीज ऑफ द फ्रेंच गवर्नर जनरल Dupleix also alarmed the British. So Dupleix was appointed as the Governor General of the French territories in India in 1741. अब इसने एक पॉलिसी बनाई, that of building a territorial empire in India. लेकिन ये territorial empire in India through wars and battles नहीं बनाना चाहता था. ये क्या चाहता था? Through intrigues and political machinations कुछ territorial concessions French company को इंडिया में मिल जाएं. For example, if he would support one person for a throne in a certain state, that person, after getting appointed as the ruler, might give the French company some rewards in the form of cash rewards or territorial rewards. तो इस तरह से ये इंडियन एम्पायर बनाने की कोशिश करता था. He had embarked upon the ambitious project of building a territorial empire in India. It was he who pioneered the system of intervening in native disputes by offering armed support and thereby acquiring political control over Indian territories. So, by pledging armed support, he would try to get some territories. यही सिस्टम आगे जाके ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने परफेक्ट किया, and he introduced it as the subsidiary alliance system. लेकिन subsidiary alliance system की शुरुआत किसने करी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो correct answer would be Dupleix and not Wellesley. Thus, the stage for open conflict between the British and the French was set. So these were the circumstances in which the Anglo-French struggle of the 18th century happened. एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. पहला पॉइंट हमने बताया था कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था. सेकंड पॉइंट हमने बताया था कि ब्रिटिश और फ्रेंच इंडियन ट्रेड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया था और फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनीज के बीच में टेंशंस बढ़ गई थी. थर्ड हमने ये बताया कि पॉलिसीज ऑफ डुप्ले ने ब्रिटिश को अलार्म कर दिया था. ब्रिटिश कुड वेरी क्लियरली सी दैट ही हैड द डिजाइन, द विजन फॉर अ फ्रेंच टेरिटोरियल एम्पायर इन इंडिया, and they were committed to preventing this eventuality. And this was the background for the beginning of the Anglo-French struggle in India. जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि 3 Anglo-French wars हुए, known as the 3 Carnatic Wars. The first of these wars took place between 1746 and 1748. इसका immediate cause क्या था या फिर immediate context कैसे create हुआ? The outbreak of the War of Austrian Succession 1740 to 1748 provided the immediate context of the first Carnatic War. अब इस war में Britain and France were fighting on opposite sides. Britain entered the war against the French in 1744 और इसके बाद से इंडिया में भी open hostilities होने लग गई. The act of the British joining the war against the French was welcomed by the British in India. क्यों? Because they were aware of Dupleix's territorial and political designs in India, and they saw this war as an opportunity to put an end to this French encroachment. तो अंग्रेजों ने इंडिया में एक war को provoke किया. How? In late 1745, they seized a few French ships on the Coromandel coast. अब फ्रांस ने retaliate किया और retaliation में मद्रास को capture कर लिया in 1746 with the help of a newly arrived fleet from Mauritius under Admiral La Bourdonnais, and this marked the beginning of the first Carnatic War. So with the capture of Madras in 1746, first Carnatic War शुरू हो गया. Some English functionaries were also taken as prisoners of war, including Robert Clive. लेकिन आगे चल के कुछ confusion हुआ
and Robert Clive was able to escape. Right? इसके बाद क्या हुआ? The English appealed to the Nawab of Arcot, that is Anwaruddin, for help, and Anwaruddin took a massive head of 10,000 troops from Arcot, which was the capital of Carnatic, to recapture Madras. तो 10,000 सैनिकों को लेकर के ये मद्रास की तरफ चलने लगा. लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? A small French contingent of only 500 soldiers easily defeated the Nawab's massive army at Fort Synthom on the banks of the river Adyar. इसको बोलते हैं Battle of Synthom or Battle of Adyar. This was a momentous event in Indian history. For the first time, European and Indian powers had faced each other in open battle, and the small but well-trained Europeans had been able to easily defeat a huge native army. आगे क्या हुआ? The French proceeded to attack the British position on Fort St. David. फोर्ट सेंट डेविड पौंडीचेरी के थोड़े साउथ में एक छोटा सा ब्रिटिश सेटलमेंट था इन कड्डालोर. लेकिन अंग्रेजों ने इस एडवांस को रिपेल कर दिया विद द हेल्प ऑफ द नवाब. तो हमने देखा कि बैटल ऑफ अडियार में फ्रेंच जीते, लेकिन बैटल ऑफ फोर्ट सेंट डेविड में अंग्रेजों ने विद द हेल्प ऑफ द नवाब they were able to repel the French, and this created a stalemate. This stalemate ended with the end of the War of Austrian Succession. तो जब War of Austrian Succession यूरोप में खत्म हुआ तो इंडिया में भी हॉस्टिलिटीज सीज हो गई, और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ एला शपेल. इसका आउटकम क्या था कि जितने भी इंडिया में इंग्लिश पोजेशंस थे इंक्लूडिंग मद्रास, दे वर रिटर्न्ड टू द ब्रिटिश. तो मद्रास फ्रांस ने कैप्चर किया था, फ्रेंच कंपनी ने कैप्चर किया था, लेकिन बाय दिस ट्रीटी दे हैड टू रिटर्न इट. इनके बदले में फ्रांस को क्या मिला? द फ्रेंच गॉट सम नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज इन लुइसबर्ग. तो नॉर्थ अमेरिका में जो लुइसियाना स्टेट है, बैक देन इट वाज नोन एज लुइसबर्ग आफ्टर देयर किंग लुई द 14th, उसको ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ एक्सचेंज कर लिया. मद्रास वाज एक्सचेंज्ड फॉर लुइसबर्ग. राइट, सो दिस वाज द आउटकम. अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का. द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर लाइज इन द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ अडियार. याद है ना यहाँ पे क्या हुआ था? दैट 500 फ्रेंच सोल्जर्स हैड डिफीटेड अ ह्यूज नेटिव आर्मी. दिस एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ इंडियन फोर्सेस एज अपोज्ड टू वेल ट्रेन्ड यूरोपियन फोर्सेस. एंड ये रियलाइजेशन आगे जाके इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको टिल्ट कर देगा. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड कर्नाटिक वॉर. तो 1748 में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म तो हो गया, लेकिन इंडिया में सिचुएशन अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई थी. यू माइट रिमेंबर दैट दिस फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हैड एंडेड इन अ स्टेलमेट. अच्छा, अब सेकंड कर्नाटिक वॉर का बैकग्राउंड कैसे क्रिएट हुआ? The political complexities arising from dynastic feuds provided the context for the Second Carnatic War. तो इसका क्या मतलब हुआ? That Hyderabad और Arcot was the capital of the Carnatic. यहाँ पे succession dispute शुरू हुई. हैदराबाद में the founder of Hyderabad, that is Asaf Jah the first, had died in 1748, and a succession dispute had broken out between his grandson Muzaffar Jung and his son Nasir Jung. So Muzaffar Jung का चाचा था नासिर जंग. तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. The French supported Muzaffar Jung while the British supported Nasir Jung. Because of this instability, a war of succession also broke out in Arcot, that is Carnatic. And यहाँ पे भी दो contenders emerge हुए. The French supported Chanda Sahib while the British supported Muhammad Ali. आगे देखिए क्या हुआ. Initially, French succeeded in placing both of their candidates on the thrones at Hyderabad and Arcot. तो initially तो French company succeed कर लेती है both Muzaffar Jung as well as Chanda Sahib को at Hyderabad and Arcot place करने में. लेकिन ये कैसे हुआ? Was this done by the strength of arms? नहीं. This was achieved through some
intrigues which were initiated by the French Governor General Dupleix. So with the support of some of the nobles at the courts in these states, he had been able to support his own nominees and gotten them the throne. Acha. In return, the French got huge territorial grants in the form of the Northern Sarkars and Masulipatam. अब अंग्रेजों ने कैसे रिटेलिएट किया? Because both their interests in South India were under great threat now. The British retaliated by sending a large force under Robert Clive, who besieged Arcot. और ensuing battle जो हुई, उसमें चंदा साहिब, who was the Nawab of Arcot, he was killed. And because of this battle, Clive की prestige काफी बढ़ गई थी. The British Prime Minister had called him a heaven-born general after this battle because of his military genius. इस battle के बाद Treaty of Pondicherry हुआ, which ended the war. This Treaty of Pondicherry was signed in 1754, and the British nominee Muhammad Ali was installed as the Nawab of the Carnatic. So after the death of Chanda Sahib, who was the French nominee, Muhammad Ali, who was the British nominee, was installed as the Nawab of the Carnatic. Right. अब देखिए कि इसका significance क्या था Treaty of Pondicherry का. This treaty gave the British a strong hold in the Carnatic. Right. Both countries agreed not to interfere in the quarrels of Indian princes. The French were able to keep their stronghold in Hyderabad for some time, but their prestige had suffered heavily by this time. By 1751, both Hyderabad and Carnatic had been under French control, but by the end of the Second Carnatic War, they were able to hold on only to Hyderabad. They had lost the Carnatic to the British. As a result of this, Dupleix was recalled because the French governor was displeased with him, particularly because of the financial losses. They thought that by engaging in Indian politics, Dupleix was neglecting trade, and this had caused a lot of financial losses to the company, and that is why he was recalled. Right. So this was the Second Carnatic War. अब देखते हैं Third Carnatic War के बारे में. It took place between 1756 to 1763. It coincided with the 7 Years' War in Europe. 7 Years' War भी 1756 में शुरू हुआ था और 1763 में ही खत्म हुआ था. तो as soon as hostilities began in Europe, they also began in India and they also began in America. तो ये अलग अलग थिएटर्स में 7 Years' War लड़ा गया था और इंडियन थिएटर में इसको बोला गया थर्ड कर्नाटिक वॉर. अब इस वॉर में हुआ क्या? वन बाय वन the French lost all of their strongholds. सबसे पहले they lost Chandarnagar, followed by all their territories in the northern Sarkars, followed by Masulipatam and Yanam. The most decisive battle of this war कौन सा था? Battle of Wandy Wash. यहाँ पे क्या हुआ? The British troops led by Sir Eyre Coote inflicted a crushing defeat on the French. तो French को एक decisive defeat यहाँ पे मिली. And this was followed by the capture of Pondicherry, which was the headquarters of the French company in India. Pondicherry had been captured in 1761. So, India में hostilities actually 1761 में ही cease हो गई थी. But because the 7 Years' War was going on, the companies officially remained in a state of war for 2 more years. And when the 7 Years' War ended, peace was concluded with the signing of the Treaty of Paris in 1763. क्या-क्या clauses थे इसके? कि French territories such as Chandarnagar and Pondicherry, they would be returned to France, लेकिन एक condition के साथ कि these could not be fortified. यहाँ पे armaments नहीं रखे जा सकते, defensive bastions नहीं बनाए जा सकते, naval installations नहीं create किया जा सकते, etc. Further, the French were allowed to conduct trade with India, have trading posts, लेकिन यहाँ पे French governors इनको govern नहीं करेंगे, इनको administer नहीं करेंगे. They would have a British regulator to govern the trade. Thirdly, the government of France also agreed to support the British client governments in India. That is, British company जिन Indian clients को India में install करेगी, support करेगी, the French would not act against them. For example,
if the British company entered into a treaty with, say, Carnatic or Hyderabad, the French would not conspire against them, would not try to topple them. ये चीजें बोली गई. इसका real significance क्या है? That this signaled the end of French power in India. It was the last nail in the coffin of the French ambitions of an Indian empire. Right? अच्छा, जो ये पूरा 18th सेंचुरी का एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हुआ, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम ये था that it brought a large number of crown's troops into India. So for fighting these wars, the British had to bring a number of troops to India, and the troop presence got built up, and this considerably enhanced their military power as compared to the other Indian states. Thus, the balance of power in India now began to tilt decisively in the favor of the English East India Company. Second thing to remember, अंग्रेजों के इंडिया में सबसे बड़े चैलेंजर्स कौन थे इंडियन पावर्स को अगर कंसीडर किया जाए तो दे वर दी मराठास. एंड इन 1761 the third battle of Panipat was fought between the Marathas and the forces of Ahmad Shah Abdali. The Marathas had received a crushing defeat at the third battle of Panipat, and this had destroyed both their prestige and also had been a setback to their military power. So in comparison, the English had been faring quite well. And अब यहाँ से ये समझ में आने लग गया था that if any power would create a new empire in India, a pan-Indian empire, it would have to be the British and not the Marathas. Clear? Right. So these were the three Carnatic wars. अब देखते हैं that what was the reason for the success of the British or the failures of the French. The first English company जो थी, it was a private trading company, and on the other hand, the French company was a public undertaking. तो आप imagine कर सकते हैं कि private trading company ज़्यादा profitable होगी या public undertaking ज़्यादा profitable होगी. तो for example, you can think about BSNL and let's say Jio or Airtel, between Air India and let's say Indigo, right? So obviously the private enterprise is going to be more profitable. Further, जो डिसीजन मेकिंग होता है प्राइवेट एंटरप्राइज में वो ज्यादा तेज होता है, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है. सो बोथ द ब्रिटिश डिसीजन मेकिंग एज वेल एज कॉमर्स वर मोर इफेक्टिव देन द फ्रेंच. अच्छा, सेकेंडली द ब्रिटिश कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ट्रेड रादर देन टेरिटोरियल एक्सपेंशन. फ्रेंच वर preoccupied with the acquisition of territories, and they had started neglecting their trade. Thus, the British company was more profitable and had a deeper war chest. तो war को लड़ने के लिए इनके पास resources ज़्यादा थे. As a result, British soldiers were paid regularly, and the morale among the British troops was high. On the other hand, French soldiers को often कई महीनों तक salaries नहीं मिलती थी. तो जब लड़ाई का टाइम आता था, तो they would not fight with the highest morale. डिजर्शंस भी ज्यादा होते थे, मतलब छोड़ के भाग भी जाते थे, साइड्स चेंज कर लेते थे, इस तरह की चीजें भी होती थी. नेक्स्ट, द ब्रिटिश नेवी वाज आल्सो सुपीरियर. तो ब्रिटेन, as you know, is an island nation. Their power has always depended on the strength of their navy. France was a continental power, so they had to concentrate more on their army rather than their navy, and that is why historically the British Navy had been superior, and this played a major role in blockading the French reinforcements and supplies. तो जब लड़ाई होती है तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है. दैट मींस नए ट्रूप्स को लाना और लड़ाई लड़ने के लिए जो साजो सामान होता है उसको लाना जरूरी होता है. फॉर एग्जांपल, यू माइट नीड एम्यूनिशन, फूड, ड्रेसिंग्स एटसेट्रा, राइट? तो इन सारी चीजों को द English Navy was effectively able to blockade. So the French were starved during the battle, right? Acha. Next, the British also enjoyed the services of superior commanders. अंग्रेजों के पास officers ज़्यादा अच्छे थे, such as Clive, Lawrence, and Coote. In comparison, the French commanders such as Dupleix, Delally, and Debussy, they were
no match to the British commanders. इन्होंने कई सारी mistakes भी करी which were disastrous later on, right? Further, the British position had also been strengthened by their conquest of Bengal in 1757. So after the Battle of Plassey in 1757, the British had conquered Bengal. So this gave them not only the resources of Bengal, but also greater hold over all the territories of Bengal, all the important ports of Bengal, right? And ये भी एक decisive factor था in the victory of the British over the French. Further, geographical advantages भी थे British के लिए. Why? The British bases at Bombay, Madras and Calcutta were far more suited for both trade and conquest. तो Calcutta का example लेते हैं. Nearest port Calcutta से है Hooghly. Hooghly also joins with the river Ganga. So hinterland में trade के लिए भी important है. Further, it is situated on the mouth of a very wide estuary. So seafaring vessels, ships could go far inland and reach almost up to Calcutta. And Pondicherry में ये advantages नहीं थे. ये advantages माहे और चंद्रनगर में भी नहीं थे. So geographically also the British strongholds were strategically more important. In this context, Vincent Arthur Smith, who was a very famous historian, he has given a quote that neither Alexander the Great nor Napoleon could have won the empire of India by starting from Pondicherry as a base and contending with a power which held Bengal and the command of the sea. So this power that Smith is talking about is the British. So British के पास Bengal भी था, plus they had a superior navy also. And वो ये बोल रहा है that इसका सामना अलेक्जेंडर भी नहीं कर सकता था और नेपोलियन भी नहीं कर सकता था. तो डुप्ले, डिलाली और डिबसी जैसे लोग किस तरह से करते, राइट? सो दीज वर द रीजंस फॉर द ब्रिटिश सक्सेस ओवर द फ्रेंच, राइट? And that brings us to the end of our lecture.